सभी को जय माता जी। सांख्यिकी कक्षा 11 में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो देखेंगे। चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है वीडियो नंबर 13। वीडियो नंबर 13 के अंदर हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो ऐसा है। वीडियो नंबर 13 में सवाल नंबर 38 है। प्रश्न 38 क्या लिखोगे? गौण सूचना का उपयोग करते समय ध्यान में रखने वाली योग्य सावधानियां बताइए। ऐसा एक सवाल पूरा लिखोगे आप सवाल नंबर 38 में कि गौण सूचना का उपयोग करते समय योग्य सावधानियां, माने गौण सूचना का उपयोग करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल लिखने का जो मैंने अंडरलाइन की है वो उसका आंसर लिखने का एरो करके सभी में आप इस प्रकार का एरो बनाओगे और आंसर लिखोगे। तो गौण सूचना का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखेंगे? पहली, गौण सूचना का उपयोग करने से पूर्व सूचना किससे कहाँ से प्राप्त की है। माने जो सूचना का आप उपयोग कर रहे हो वो सूचना किससे और कहाँ से प्राप्त किए हैं उसका विश्लेषण ध्यान में रखना चाहिए। माने जो सूचना कहाँ से हमने किससे प्राप्त की है उसको हम ध्यान में रखेंगे। बराबर है। आगे, गौण सूचना का उद्देश्य अध्ययन से सुसंगत होना चाहिए। माने जो उद्देश्य से आपने सूचना प्राप्त करनी है वो अध्ययन जो है आपका उससे कैसे होनी चाहिए? सुसंगत होनी चाहिए। माने गौण सूचना प्राप्ति का उद्देश्य अध्ययन से सुसंगत होना चाहिए। कितने पॉइंट याद किए हमने? 2। पहला, सूचना किससे और कहाँ से प्राप्त की है उसका ध्यान रखना चाहिए, अध्ययन से सुसंगत होनी चाहिए। थर्ड, एकत्रित की गई सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए। माने 50 साल 100 साल पहले की सूचना नहीं, प्रेजेंस की जो सूचना हो 2-4 साल आगे पीछे वो चले। माने एकत्रित की गई सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए। गौण सूचना के उपयोग से पूर्व उसका कार्यक्षेत्र क्या है वह जान लेना आवश्यक है। बराबर। सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसका उपयोग करने से पूर्व कार्यक्षेत्र माने कहाँ से ली है वो प्राप्त करना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। प्रत्यक्ष अगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए। माने गणना कर सकते हैं ऐसी सूचना का उपयोग करने से हमें से टालना चाहिए। और लास्ट, किस पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित की है वह जान लेना भी आवश्यक है। कौन सी पद्धति से आप सूचना प्राप्त करते हो वह जानना भी आवश्यक है। बराबर। एक बार फिर से, गौण सूचना का उपयोग करते समय ध्यान में रखने वाली योग्य सावधानियां बताइए। पहले क्या सावधानी थी? सूचना किससे कहाँ से प्राप्त की है उसको ध्यान में रखना है, उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए, अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए, उपयोग से पूर्व उसका कार्यक्षेत्र क्या है वह जान लेना चाहिए, अगणित की सूचना का उपयोग करने से हमें टालना चाहिए। अगणित माने गणना की वाले, और कौन सी पद्धति सूचना एकत्रित की है वह भी जान लेना आवश्यक है। ये हमने देखा प्रश्न नंबर 38। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39। चल लक्षण अर्थात क्या? क्या है प्रश्न 39? चल लक्षण अर्थात क्या? जो लक्षण का नाप प्रति इकाई बदलता हो, जो लक्षण का माप प्रति इकाई बदलता हो उसे चल लक्षण कहते हैं। जैसे कि वजन किलोग्राम में होता है, ऊंचाई सेंटीमीटर में होती है। बराबर है। तो ये लक्षण बदलते रहते हैं। जैसे ऊंचाई मापना तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, वजन मापना है तो किलोग्राम में आएगा। बराबर है। कपड़ा मापना हो तो मीटर में आता है। तो जो लक्षण का नाप प्रति इकाई बदलता हो, जो लक्षण का नाप प्रति इकाई बदलता हो उसे चल लक्षण कहते हैं। बराबर। और लास्ट सवाल है 40वां, गुणधर्म किसे कहते हैं? तो चल के गुणात्मक लक्षण को, चल के गुणात्मक लक्षण को गुणधर्म कहते हैं। चल के गुणात्मक लक्षण को गुणधर्म कहते हैं। ये 40 सवाल आपको लिख देने हैं सभी स्टूडेंट्स को। और सेक्शन ए टेक्स्ट बुक का लिखना खास है। तो सेक्शन ए में पहला विकल्प है जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ये स्टैटिस्टिक्स शब्द किसने उपयोग किया था? तो मैंने समझाया था उस समय, गॉटफ्रीड एकेनवॉल। सर्वप्रथम स्टेट किसने उपयोग किया था? गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने। संभावना शास्त्र के परिणामों के लिए महारथियों में से निम्नलिखित कौन सा था? लाप्लास। संभावना शास्त्र के परिणाम किससे खोजे थे? लाप्लास और गॉस ने। गाणितीय सांख्यिकी के स्थापक कौन थे? कार्ल पियर्सन। कौन आते हैं उसमें? गाणितिक में कार्ल पियर्सन आते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक सूचना का है?
तो NSSO द्वारा एकत्रित की गई सूचना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुणात्मक सूचना का है? तो गुणात्मक में आवक के कम, मध्यम और उच्च ऐसे वर्ग, कोई भी वर्ग हो तो वो गुणात्मक सूचना में आए। जैसे उत्पादन तो अंकों में आता है, तो संख्यात्मक सूचना हुई। ऊंचाई मीटर में आती है, संख्यात्मक सूचना हुई। कामदारों की आयु संख्या में होती है, संख्यात्मक सूचना है। पर आवक के कम, मध्यम और उच्च वर्ग जो है वो गुणधर्म में आते हैं, इससे गुणात्मक सूचना हुई। गौण सूचना हेतु कौन सा विधान सत्य है? तो ध्यानपूर्वक जांच पश्चात उपयोग में लेना चाहिए। गौण सूचना को अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही क्या करना चाहिए? उसको उपयोग में लेना चाहिए। 7वां, प्राथमिक सूचना हेतु कौन सा विधान सत्य है? तो प्राथमिक सूचना ध्यानपूर्वक की गई है या नहीं, उस पर आधार रखती है। बराबर, प्राथमिक सूचना ध्यानपूर्वक ली गई है कि नहीं, उस पर आधार रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? प्रत्यक्ष जांच द्वारा प्राप्त सूचना अधिक सावधानी सफल होती है, मान अधिक विश्वास पात्र होती है, वो सही है। सूचना के निजी लक्षण संबंधी पूरक सूचना प्राप्ति है, तो निम्न में से कौन सी पद्धति योग्य है? मान आपको पूरक सूचना प्राप्त करनी है तो कौन सी पद्धति है? तो सीधी जांच। सीधी जांच में हमें पूरक सूचना की प्राप्ति होती है। अब जांचाधीन व्यक्तियों की संख्या अधिक हो और विशाल क्षेत्र हो तो विस्तृत हो, तब कौन सी पद्धति अधिक खर्चीली सिद्ध होती है? अगर विशाल क्षेत्र और खर्चीली हो तो कौन सी जांच आएगी? प्रत्यक्ष जांच। प्रत्यक्ष जांच जो है वो खर्चीली है। बराबर। इसके बाद हम आते हैं, वैसे ये सेक्शन बी के सभी सवाल मैंने आपको आगे लिखा दिए हैं आगे के वीडियो में। सेक्शन सी के भी सभी सवाल आगे के वीडियो में आ चुके हैं, डी के भी सभी सवाल आ चुके हैं और ई के भी आ चुके हैं। मैंने आपको बी, सी, डी और ई के सवाल लिखा दिए हैं, इसे वापस आपको सॉल्व करना नहीं है। आपको केवल सेक्शन ए और 1 से 40 जो सवाल हमने लास्ट में सिखा है वो पूरे कर देने हैं। बराबर। सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से याद करें। आज हमारा चैप्टर 1 पूरा हो गया है। नेक्स्ट टाइम माने कल से हम सूचना का प्रस्तुतिकरण चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी को जय माता जी।